रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन कहानी 8 बजे जैसा कि रेगुलर हो जाती है और आज के दिन जब मैं शूट करने के लिए बैठा हूं तो 7:50 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। और उसके पीछे रीज़न क्या था, वीडियो क्यों लेट हुआ, ये मैं आप लोग को बताऊँगा। सबसे पहले कहानी को शुरू करूँगा, आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, यानी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और दोस्तों, आज के दिन कहानी इसलिए लेट हुई कि मैं जिस स्कूल में पला, जिस स्कूल में बड़ा, जिस स्कूल में मेरे सहपाठी थे, जिस स्कूल में मेरे दोस्त थे, जहाँ पर मैंने अपना बचपन गुजारा, जहाँ पर मैंने का खा गा सीखा, जहाँ पर मैंने ABCD सीखा, जहाँ पर मैंने हर तरीके की शिक्षा पाई, आज उसी स्कूल के अंदर मुझको इनवाइट किया गया था। इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का पल था, गौरव का पल था मेरे लिए। और कभी भी दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं कि आपके जो चाहने वाले होते हैं, आपके जिस स्कूल से आप निकले हैं, वो आपको बुलाएं तो बहुत अच्छा भी लगता है। और दोस्तों, इसी वजह से आज का कहानी लेट हुआ, लेकिन लेट होने के पीछे मुझे ना कोई टेंशन है, ना कोई दुख है, क्योंकि मैं आज ऐसी जगह गया हुआ था जहाँ पर मैंने अपना बचपन बिताया। लेकिन आप सभी लोगों से कहना ये चाहूँगा कि आप लोग माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि 8 बजे वीडियो आता है, हो सकता है कि आज आपको 8:30 या फिर 9 बजे के आसपास मिले। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के अंदर आप लोग देखेंगे इंसानी जो दिमाग होता है, ये इंसानी दिमाग कुछ इस तरीके से हवस का कीड़ा होता है। और इस इंसानी दिमाग के अंदर कुछ इस तरीके की हैवानियत भरी होती है, कुछ इस तरीके की गंदगी भरी होती है कि इंसान धीरे धीरे अपने लिए ही गड्ढा खोद लेता है और एक दिन उसी गड्ढे के अंदर खुद गिर जाता है। और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी इस बात की एक जीता जागता उदाहरण है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही जानी मानी जगह लगती है रायबरेली। दोस्तों, रायबरेली को ख़बरों में आप लोगों ने हमेशा सुना होगा। ये एक ऐसा नाम है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित नाम है। और इसी रायबरेली के अंदर एक थाना पड़ता है, गुरबख्शगान थाना। और ये जो गुरबख्श थाना है, इसी गुरबख्श थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, दाऊदपुर गांव। और मैं बात कर रहा हूँ 10 जून साल 2023 की। 10 जून साल 2023 को इस गांव से सुबह सुबह लोग अपने खेतों पर जाने के लिए निकलते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं। गांव में अमूमन लोग ऐसा करते हैं, नहलों और नालों की तरफ निकलते हैं फ्रेश होने के लिए। इस गांव से भी कुछ लोग सुबह सुबह जब अपने घरों से निकले थे तो देखते क्या है कि इस गांव से तकरीबन 100 मीटर दूर जाकर एक ऐसा जंगल टाइप का है जो बाग है, शायद आम का बाग है। अब उसी बाग के अंदर कुछ लोगों को कुछ अजीब सा दिखाई पड़ता है। अब जैसे ही कुछ लोगों को अजीब सा दिखाई पड़ता है तो लोग दौड़कर भागकर उस जगह पर पहुंचते हैं। अब जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं तो जो लोग उस जगह पर पहुंचे थे, उन लोगों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, उनके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो लोग यहाँ पर अजीब सी चीज़ देख कर आए थे, वो अजीब सी चीज़ कुछ और नहीं थी, बल्कि किसी शख्स की डेड बॉडी थी। अब जो लोग थे वो दौड़े दौड़े भागे भागे गांव के अंदर पहुंचते हैं। और गांव के अंदर पहुंचने के बाद में बताते हैं कि इस तरीके से एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, इतनी हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं थी कि वो उस डेड बॉडी को उल्टा कर ये देख सके कि ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। लिहाजा वहीं से तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब जो गुरबख्श थाने की पुलिस थी वो भी तुरंत मौके पर पहुँच जाती है। जो गाँव के लोग थे उस भीड़ को बचाते हुए आगे बढ़ती है, पूरे क्राइम सीन को बारीकी से चेक करने के बाद में उसको सील करती है। और जो डेड बॉडी होती है उसको जब देखा जाता है और जो गांव वालों से पूछा जाता है कि तुम में से कोई भी ऐसा है जो इस व्यक्ति को जानता है। अब जैसे ही गांव के लोग इस व्यक्ति को देखते हैं तो ये तुरंत पहचान कर लेते हैं, शिनाख्त कर लेते हैं। ये तो कहते हैं ये तो गाँव में ही रहने वाला भेरूलाल है। अब जैसे ही ये पता चलता है पुलिस को ये गाँव में ही रहने वाला भेरूलाल है, लिहाजा पुलिस जो थी भेरूलाल के परिवार वालों को सूचना भिजवाती है कि इस तरीके से तुम्हारे परिवार के एक सदस्य की डेड बॉडी मिली है। अच्छा, जब भेरूलाल की हत्या के बारे में जब भेरूलाल की फैमिली को पता चलता है तो उनके ऊपर तो बिजली सी कौंध जाती है कि ये क्या हो गया। उसके बाद में वो भी बेचारे दौड़े दौड़े भागे भागे पहुंचते हैं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी वो डेड बॉडी का पंचनामा करती है और उसके बाद में इस डेड बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर ये जो डेड बॉडी थी ये पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, लेकिन पुलिस को इस केस को सुलझाना था। लेकिन पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए आखिरकार शुरुआत कहाँ से करे। लिहाजा पुलिस जो थी वो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। और सबसे पहले जो भेरूलाल की फैमिली होती है उस भेरूलाल की फैमिली से पूछा जाता है। भेरूलाल की फैमिली से पूछा जाता है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है,
क्या हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, किसी से कोई विवाद तो नहीं है, किसी से कोई पैसों का विवाद, कोई ज़मीनी विवाद, कोई घरेलू कलेश। तमाम तरीके के एंगल्स पर जब पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है तो घर वाले कहते हैं कि साहब, हमारा जो भेरूलाल था ये बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, ना इसकी किसी से कोई दुश्मनी, ना किसी से कोई रंजिश। और फिर पुलिस वाले ये पूछते हैं कि तुम्हारे घर के एक सदस्य की हत्या हो गई और तुम्हें इस बारे में कानो कान खबर नहीं। तो जो भेरूलाल की फैमिली वाले होते हैं वो बताते हैं कि भेरूलाल तो कभी कभार ऐसा होता था कि वो बिना बताए घर वालों को किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाया करता था, अगले दिन आ जाया करता था। तो ऐसे में पुलिस वालों को ये लगता है या फिर घर वालों को ये लगता है कि हो सकता है कहीं चला गया हो, लेकिन घर वालों को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि भेरूलाल की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी हो। पुलिस जो घटना वाली जगह थी उस घटना वाली जगह को जब बारीकी से चेक करती है तो वहाँ पर जो चप्पल होते हैं उसके मार्क्स शायद बनाए गए थे, और पुलिस ये देखते ही समझ जाती है कि जो डेड बॉडी है ये शायद कहीं और से लाकर यहाँ पर डंप की गई है, यानी हत्या यहाँ पर नहीं बल्कि कहीं और की गई है। लेकिन हत्या कहीं और हुई है तो किसने की है, ये सारे ही जो राज थे ये पुलिस को जानना थे। अब पुलिस इस पूरे गाँव के अंदर अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है। अब दोस्तों, गाँव के अंदर जब अलग अलग लोगों से पूछताछ की जाती है तो गांव के लोग भी कोई सही तरीके की बात पुलिस को बता नहीं पाते। उसके बाद में पुलिस ये पूछने की कोशिश करती है कि भेरूलाल को लास्ट टाइम किसी ने किसके साथ देखा, और अक्सर भेरूलाल कहाँ पर जाया करता था, कहाँ पर उसका उठना बैठना था, भेरूलाल के दोस्त कौन थे। ये सारे ही पहलुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। दोस्तों, तकरीबन 10 से 12 घंटे का समय गुजर जाता है, यानी एक दिन पूरा गुजर जाता है, और इस पूरे केस के अंदर पुलिस के जो हाथ थे वो अभी भी खाली थे। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस इस केस के अंदर क्या करे, लिहाजा पुलिस यहाँ पर टेक्निकल टीमों का सहारा लेती है। अब जब टेक्निकल टीमों का सहारा लिया जाता है तो यहाँ पर भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी अब पुराना तरीका अपनाती है और इस गांव के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव करती है। और दोस्तों, जैसे ही गांव के अंदर मुखबिर एक्टिव किए जाते हैं तो पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिलती है। दरअसल जो मुखबिर होते हैं ये पुलिस को आके बताते हैं कि जो भेरूलाल है उसकी गाँव में ही रहने वाली एक 45 साल की महिला के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात थे। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि 45 साल की उस महिला के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात थे, लिहाजा पुलिस जो थी उस महिला के घर पे पहुंच जाती है। एंड घर पे पहुंचने के बाद में उस महिला से पूछताछ की जाती है। जब उस महिला से पूछताछ की जाती है तो वो महिला पुलिस से कहती है कि भेरूलाल की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, भेरूलाल मुझे जानता था, मैं भेरूलाल को जानती थी, कभी कभार मिल लिया करते थे, इससे ज़्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं था। लेकिन पुलिस जब इस महिला से पूछताछ कर रही थी तो कहीं ना कहीं इस महिला के जो जवाब थे ये पुलिस के मुताबिक एक्यूरेट नहीं थे, यानी इस बयानों में 19-20 का कहीं ना कहीं फ़र्क दिखाई पड़ रहा था। अब दोस्तों, कहा जाता है कि पुलिस वालों की जो नज़र होती है ये बहुत ज़्यादा पारखी नज़र होती है। जो चीज़ें हम नहीं समझ पाते, जो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, वो चीज़ें पुलिस वाले बहुत ही आसानी से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं। लिहाजा पुलिस वालों को अब इस महिला के ऊपर शक होता है। अब दोस्तों, जब इस 45 साल की महिला के ऊपर शक होता है तो पुलिस वाले अब इस महिला को अरेस्ट करते हैं। एंड अरेस्ट करने के बाद में सीधे से पुलिस थाने लेके पहुंचते हैं। एंड पुलिस थाने ले जाने के बाद में इस महिला से कहते हैं कि देखो, तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई हमें पता चल गई है, गांव में लोगों ने सब कुछ सच सच बता दिया है कि तुम्हारे भेरूलाल के साथ में रिश्ते हैं। अब ये बताओ कि भेरूलाल की हत्या तुमने क्यों की। अब जैसे ही ये महिला सुनती है, पुलिस महिला को जब दूर से घेरती है तो ये जो महिला थी ये पुलिस की एक तरीके से जो जाल पुलिस ने फेंका था उस जाल में आ जाती है और पुलिस के सामने टूट जाती है, क्योंकि ये महिला न तो कोई पेशेवर कातिल थी, ना कोई पेशेवर मुजरिम थी। और उसके बाद में ये महिला जो कहानी सुनाती है, उस कहानी को सुनने के बाद में हर किसी के होश उड़ जाते हैं और हर कोई यहाँ पर दो धड़ों में बढ़ जाता है। कोई भेरूलाल को गलत बताता है तो कोई इस महिला को गलत बताता है। दरअसल ये महिला बताती है कि तकरीबन 2 साल पहले की बात है, मेरी मुलाकात भेरूलाल से होती है। अब भेरूलाल से जब मुलाकात होती है तो उसके बाद में हम दोनों के बीच में दोस्ती होती है। जब दोस्ती होती है तो उसके बाद में मिलना मिलाना शुरू होता है। अब जब मिलना मिलाना शुरू होता है तो उसके बाद में नाजायज़ ताल्लुकात बनना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों, इस महिला के ही घर पर भेरूलाल के जब एक बार नाजायज़ ताल्लुकात बनना शुरू होते हैं तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेते। अब आए दिन जब इस महिला के घर पर कोई नहीं होता तो जो भेरूलाल है वो इस महिला के घर पर चला जाता, इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता। ऐसे ही ये सारी चीज़ें गुजरती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान की जो हवस होती है, इंसान जो लालच में और हवस में कुछ इस कदर अंधा हो जाता है, सेम कुछ भेरूलाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। भेरूलाल इस 45 साल की महिला के साथ में तो नाजायज़ ताल्लुकात रख ही रहा था,
लेकिन इसी बीच में भेरूलाल की नज़र इस 45 साल की महिला की एक बेटी के ऊपर पड़ती है, जिस बेटी की उम्र तकरीबन 22 से 23 साल के आसपास रही होगी। और ये जो बेटी थी ये भी देखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए भेरूलाल जो था वो अब इस लड़की की तरफ अट्रैक्टिव होने लगता है। जब इस लड़की की तरफ अट्रैक्टिव होता है तो अब वो इसके साथ में नाजायज़ ताल्लुकात बनाना चाहता है। भेरूलाल सोचता था कि उसकी माँ तो उसके चंगुल में ही है, अगर उसकी बेटी भी उसके चंगुल में फंस जाएगी तो फिर भेरूलाल के दोनों हाथों में लड्डू होंगे, वो जब चाहेगा जिसके साथ चाहेगा सो सकता है। और इसीलिए जब भेरूलाल था उसकी बेटी के साथ में भी अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। बेटी इस बात का विरोध करती है। अच्छा, माँ को जब ये बात पता चलती है तो माँ को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो आग बबूला हो जाती है। इसलिए माँ कहती है कि भेरूलाल अब कभी भी अगर तुम्हारे साथ में कुछ भी करे तो तुम इस बारे में मुझे बताना। अब जैसे ही भेरूलाल उस लड़की के साथ में छेड़खानी शुरू करता है तो वो जो लड़की थी अपनी माँ को बताती है। माँ अपनी बेटी को ही अपने साथ लेती है और एक डंडा उठाती है और उस डंडे से ये दोनों माँ बेटी भेरूलाल की इतनी बेरहमी के साथ में पिटाई करती हैं कि मौके पे ही भेरूलाल की मौत हो जाती है। अब भेरूलाल की मौत हो चुकी थी, लेकिन अब डेड बॉडी का क्या किया जाए। उसके बाद में ये उस डेड बॉडी को उठाते हैं। उठाने के बाद में उसके घर से तकरीबन 100 मीटर दूर पर ले जाकर एक बाग है, उसी बाग के अंदर उस डेड बॉडी को फेंक देते हैं। उसी डेड बॉडी के जगह पर ये चप्पल के कुछ मार्क्स बनाते हैं और कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि शायद यहीं पर हत्या की गई हो। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो पुलिस बड़ा हैरान थी। सबसे पहले पुलिस यही सोच रही थी कि ये महिला अगर गलत ना होती तो शायद भेरूलाल भी ऐसा कुछ ना करता, और भेरूलाल अगर उसकी महिला माँ से संबंध बनाए रहा था तो उसकी लड़की के ऊपर उसे नज़र नहीं उठानी चाहिए थी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं और इस कहानी के अंदर जो क्राइम हुआ उसके पीछे रीज़न क्या था, किसकी सबसे ज़्यादा गलती थी, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों के कमेंट्स आए इसमें अरीशा हैं और ये लिखती हैं, या अल्लाह अब जल्द ही क़यामत आ ही जाए तो बेहतर है। मैं अपनी बेटी को कभी भी किसी के साथ नहीं जाने देती, खुद लेकर कहीं भी जाती हूँ और ना ही अकेले रूम में छोड़ती हूँ। बस दिन में रहती है, वो भी मोबाइल अलाउ नहीं करती, जो देखना है पास में देखो। बहुत अच्छी बात कही अरीशा आपने। आज के इस दौर में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सलमान खान लिखते हैं, भाईजान आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो सलमान खान जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। उसके बाद में मोहम्मद रियाज़ हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी। मोहम्मद रियाज़ जी शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई साहब नमस्कार। तो दिनेश कुमार जी भैया नमस्कार। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, भाई जी आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत बढ़िया है, शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं नाइस डियर। उसके बाद में मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब भाई। खान अकील हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिद भाई, कोई कहानी सुनाई, आज की कहानी अच्छी है और शुक्रिया आपका। मोहम्मद अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कहानी अच्छी सुनाते हैं, शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में नरेंद्र किशोर हैं, लिखते हैं जय भीम भाई, दिल दुखी करने वाली कहानी है। जी शुक्रिया आपका कि आपने अपना कमेंट्स किया। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रदीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। करण रावत जी कहानी सुनते हैं। एसके खान जी कहानी सुनते हैं, लिखते हैं शुक्रिया मलिक भाई, शुक्रिया मेरे भाई। मिनी व्लॉग करके आईडी है, हार्ट्स बनाते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी के प्यारे से कमेंट्स हैं। अरविंद मिश्रा हैं, लिखते हैं पेज सैड स्टोरी है, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सीजी क्रीम करके न्यूज़ है और ये लिखते हैं मनोज पैकरा, कहानी बहुत अच्छी है। सीजी सरगुजा से कहानी सुनते हैं, कहानी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहबुद्दीन जी कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन चौधरी जी कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान है जो यूपी फतेहपुर से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, मलिक भाई जी अधिकतर क्राइम के मामलों में शराब बहुत बड़ा कारण बनती है। जी बहुत अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया आपका। आसिफ चौधरी खान हैं, लिखते हैं माई फर्स्ट कमेंट, तो शुक्रिया मेरे भाई। तो अलबफ़ा जी आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं आज का ज़माना बहुत घटिया है, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो सुनील त्यागी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज सिंह हैं, लिखते हैं जय श्री राम मलिक भाई जी, आजकल दुनिया में क्या हो सकता है कोई नहीं कह सकता। स्टोरी अच्छी लगी लेकिन इसको अच्छा क्या ही बोले हम, तो आपने बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया आपका। शीलनिधि हैं, लिखते हैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बधाई मलिक भाई। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। नसीर अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिद भाई, तो भाई वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, रक्षाबंधन के दिन गलत किया, भगवान भी उसे माफ़ नहीं करेगा, थैंक्स सर जी। तो बालेश बिहारी जी नमस्कार भैया, तो आपने बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया आपका। धीरज सिंह लिखते हैं भाई जी 15 अगस्त है और मेरा जन्मदिन भी है, जन्मदिन की शुभकामनाएं ज़रूर देना। तो धीरज सिंह जी 15 अगस्त भी है और इस शुभ अवसर पर आपका जन्मदिन भी है, तो आपको आपके जन्मदिन की और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिनेश कुमार जी और अलबफ़ा जी ये अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये कहानी आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। इस कहानी के बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बाकी दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।